स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बिहार के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स बिहार के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए कि टू पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना एक अलायंस उसको फॉर्म करते हुए गवर्नमेंट को वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर में टू पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस का गवर्नमेंट हुआ करता था बिहार के अंदर में। तो आप देखिए उस अलायंस के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में जो अलायंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और फिर से जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होनी चाहिए यहाँ पे ओथ प्रोसेस के बारे में, रेजिग्नेशन के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप देखिए कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मॉर्निंग के समय में अपना जो रेजिग्नेशन है गवर्नर को सबमिट किया गया था और उसके बाद में अपने जो मिनिमम नंबर्स है उनके द्वारा सिक्योर किए गए अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो अलायंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इवनिंग के समय में उनके द्वारा अपना जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिएगा आर्टिकल 164 के अंडर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 164 है उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि सीएम का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो गवर्नर के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। कि सीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा स्टूडेंट, सीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर हम दिल्ली के अंदर में सीएम का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो सीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर हम सीएम का जो ओथ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टेट के अंदर जो सीएम का जो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है गवर्नर के ही द्वारा। बट आपको दिल्ली के अंदर ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है एलजी के द्वारा जो ओथ है वो दिलवाई जाती है सीएम को दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा हेड की जाती है, सीएम के द्वारा। सीएम यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड या लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 163 के अंदर में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 163 के अंदर क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो सीएम है उनके द्वारा बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हेड किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में टोटल कितने नंबर्स हैं, कितने जो मेंबर्स हैं उनको मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर जो नंबर्स है उनका कोई लिमिटेशन नहीं हुआ करता था, बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया कि स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो टोटल नंबर्स हैं उसका 15% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर में शामिल किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो 15% मेंबर्स हैं उन्हीं को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर में यहाँ पे मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। आपको यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि जो एनसीटी का जो रूल है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसके थ्रू कहा गया है कि दिल्ली के अंदर ओनली जो 10% लोग 10% जो टोटल लेजिस्लेचर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर 70 आपको सीट्स देखने के लिए मिलती हैं तो 7 जो पर्सन है वो यहाँ पे मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में तो आपको आर्टिकल 165 के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टेट के एग्जीक्यूटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्टेट के अंदर जो एडवोकेट जनरल हैं उनका जो अपॉइंटमेंट इसी आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। आप देखिएगा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के, गवर्नमेंट को उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्टिकल 166 के अंदर अगर हम बात करें जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 167 के अंदर में गवर्नर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो समय समय पे प्रोवाइड करना होगा। सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नर को समय समय पे अपना जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस लिए गए हैं उनके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। ये सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट सीएम के द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट किया जाता है, आप देखिए कि मॉर्निंग के समय में जो नीतीश कुमार के द्वारा अपना जो अलायंस के साथ में वो सेपरेट हुए थे अर्लियर फेज में जो उनका गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया गया था गवर्नर को और गवर्नर के द्वारा ही उनका ओथ प्रोसेस है उसको एडमिनिस्ट्र किया गया। तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखें कि यहाँ पे क्या गवर्नर के द्वारा किसी ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ऐसे भी पॉलिटिकल अलायंस को गवर्नमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है जिनके कि मिनिमम नंबर्स ना हो, मिनिमम नंबर्स का जो लेटर है उनके पास में ना हो, एमएलएज का जो बेसिकली सिग्नेटरी जो लेटर है।
आप देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सबसे पहले वो इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से। और अगर यहाँ पे अलायंस के अंदर में नंबर्स नहीं है तो उनको कुछ समय दिया जाता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपना जो मेजोरिटी है वो प्रूव करना। जब आपको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपना मेजोरिटी प्रूव करने का समय आए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे किसी ऐसे भी पर्सन को एमएलए के रूप में या सीएम के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है कि जो प्रेजेंट समय में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना हो। तो आप देखिए कि कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है वो पर्सन उसका मेंबर हो तो उसको सीएम के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे भी ऐसा भी प्रोसेस नहीं है, किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर में उसको एमएलए या एमएलसी के रूप में किसी भी एक हाउस के अंदर में मेंबर के रूप में चूज होना होगा। उससे पहले भी उसको सीएम के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। आप देखिए 2021-22 के समय उत्तराखंड के अंदर ऐसे काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आए थे। एक पर्सन को बेसिकली सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया, बाद में उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हुआ, इलेक्शन उनके द्वारा डिफीट हो गया, फिर उसके बाद में दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया गया था वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो आपको इन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ज़रूर से रीड करना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लिमिटेशन है जो आपको 15% देखने के लिए मिलता है, दिल्ली के अंदर ये 10% है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मणिपुर के बारे में है। फिर से वहाँ पे वायलेंस देखने के लिए मिला है, एक पर्सन का वहाँ पे डेथ हुआ है। आप देखिए कि मणिपुर का जो मैप है उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, वैली के एरिया के बारे में, हिली एरियाज़ के बारे में। वैली के अंदर में आपको 60% जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलती है मणिपुर के अंदर में। और आप देखिए कि हिली एरियाज़ के अंदर में 40% पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जो एथनिक कम्युनिटीज़ का जो सेग्रीगेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिली एरिया के अंदर में जो दूसरी जो ट्राइब है, जैसे कुकी ट्राइब है, जो ट्राइब है, उनकी जो संख्या है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। वैली के एरिया के अंदर में जो बेसिकली मैतीज है उनका जो संख्या है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है। मणिपुर का जो बेसिकली मैप है एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला है मणिपुर के अंदर में। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये बताना है कि वहाँ पे जो कैबुल लाम जो नेशनल पार्क है, जो लोकटक लेक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिचुएटेड है। क्या कोई दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है उन लेक्स के द्वारा। कैबुल लाम जो नेशनल पार्क है जहाँ पे जो संगाई डियर है वो पाया जाता है, जिसको कि हम डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं। डांसिंग डियर के रूप से क्यों जानते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि रेनफॉल के बाद में जो फुमडीज हुआ करती हैं वो वहाँ पे फ्लोटिंग करेंगी, फुमडीज वहाँ पे फ्लोटिंग करती हैं कैबुल लाम जो नेशनल पार्क के अंदर में, स्पेशली जो लोकटक लेक का जो एरिया है वहाँ पे। तो आप देखिए उन फुमडीज के ऊपर जब डियर वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगा तो दूर से वो बेसिकली अपीयर होता है कि वो हिल रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको डांसिंग डियर का जो नाम है वो भी दिया गया है संगाई डियर को, जो कि आपको कैबुल लाम जो नेशनल पार्क और जो लोकटक लेक है उसके वहाँ पे पाया जाता है। क्या लोकटक लेक रामसर साइट है? इसके बारे में भी आपको रीड करना है। क्या लोकटक जो लेक है वो रामसर साइट है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो क्यों पूछा गया, आप देखिए कि 2020 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, 2020 के अंदर प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर में है। किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो 200 या 300 के आसपास जो टोटल पॉपुलेशन है, आप देखिए उसका जो 90% पॉपुलेशन आपको डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। कुछ दिन पहले हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया गया था कि वहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में जो लाइंस हैं उनका डिफ्लेक्टर्स वहाँ पे लगाए जा सके, उनको अंडरग्राउंड किया जा सके, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है उन पावर का जो लाइन्स है उनके साथ में कोलिजन होने के परस्पेक्टिव से। काफ़ी दिनों से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर है। इनका जो 90% पॉपुलेशन है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ही पाई जाती है। 2020 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, डेजर्ट नेशनल पार्क क्या 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर में अपना एरिया शेयर करता है या 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में? आप देखिए कि बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक स्टेटमेंट था। तो आपको इस तरीके से अपने जो PYQs हैं उनको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना होगा कि जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए
कि कोई इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर है, जैसे मणिपुर लास्ट 6-7 मंथ से कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है, तो आपको वहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मणिपुर के बारे में वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें मणिपुरी लैंग्वेज है, मणिपुरी डांस है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है, क्या मणिपुरी लैंग्वेज को हमारा शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में है ऐड किया गया, तो कब ऐड किया गया? कोंकण है, मणिपुरी है, नेपाली है, इनको कब ऐड किया गया था? आप देखिए कि इन तीनों लैंग्वेज को आफ्टर द जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में ऐड किया गया था। ओरिजिनली हमारे 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, प्रेजेंट समय में 22 हैं, तो 4 टाइम्स अमेंडमेंट करते हुए यहाँ पे जो लैंग्वेज है उनको ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोहिंग्याज के बारे में है। आप देखिए कि रोहिंग्याज के बारे में क्या है कि बेसिकली एक पेटिशन फाइल की गई है रोहिंग्याज के ग्रुप के द्वारा, 2 पर्सन्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, बेसिकली जुडिशरी के अंदर में पेटिशन फाइल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेटिशन के अंदर बताया गया है कि आने वाले समय में इलेक्शन ईयर है 2024 इंडिया के अंदर में, और आप देखिए कि इलेक्शन ईयर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है कि इलेक्शंस आर द बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द हेट, कम्युनल वायलेंस है, कास्ट का जो डिफरेंस है उसका आपको बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड देखने के लिए मिलता है इलेक्शन प्रोसेस हमेशा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोसाइटी के अंदर जो सेग्रीगेशन है उस समय में हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कास्ट के बेसिस पे लोगों को जज किया जाएगा। कास्ट के अलावा आप देखिए कि काफ़ी कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, कम्युनल वायलेंस भी देखने के लिए मिलता है, हेट कैंपेन भी आपको देखने के लिए मिलेगा उस समय में। तो रोहिंग्याज के द्वारा जो पेटिशन फाइल की गई है उसके अंदर कहा गया है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली जो फेसबुक है, इनके ऊपर में उनके अगेंस्ट में जो हेट कैंपेन है वो चलाया जा सकता है। इलेक्शन ईयर है तो आप देखिए कि इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के बारे में बात की गई है उनके द्वारा। रोहिंग्याज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, म्यांमार के अंदर जो रखाइन स्टेट है उनके अंदर इनका जो पॉपुलेशन है वो पाया जाता है। म्यांमार बेसिकली एक बुद्धिस्ट कंट्री है, और आप देखिए म्यांमार के रिगार्डिंग में आज एक एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है। और जो रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट के अंदर में बेसिकली जो इनका जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वो पाई जाती है, जिनको कि हम रोहिंग्या मुस्लिम्स के रूप से जानते हैं। वहाँ पे जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया है, वहाँ पे 2015-14 के समय में इनको कंटिन्यू जो प्रोसिक्यूट किया गया, इनका एक रखाइन आपको प्राइवेट आर्मी है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कास्ट बेस अलग अलग जो ग्रुप्स बनते हैं, इंडिया में इस तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं है, सोसाइटी कंप्लीटली साइलेंट होने की वजह से आपको इस तरीके से वायलेंट फॉर्म है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो रोहिंग्याज का वहाँ पे बेसिकली इनका एक प्राइवेट आर्मी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिनका कंटिन्यूस जो कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज़ आया करती थी, लोगों का वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट होता है। बांग्लादेश के अंदर में काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आपको पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी दिल्ली के अंदर आप देखिए जो कालिंदी कुंज का जो एरिया है वहाँ पे इनका जो संख्या है, वहाँ पे इनके जो कैंप्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 20,000 के आसपास इनकी जो संख्या है वो इंडिया के अंदर है। 7 लाख के आसपास जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है उनके द्वारा माइग्रेट किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इनके द्वारा विजिट किया गया है। तो आपको यहाँ पे रोहिंग्याज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि यूएन का जो रिफ्यूजी एजेंसी है उनके द्वारा इनको प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है कि ये वन ऑफ द प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है। इनका जो होम स्टेट है, होम कंट्री है, वहाँ से एथनिक वायलेंस की वजह से इनको प्रोसिक्यूट किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के अंदर में, तो बांग्लादेश के अंदर एक कोक्स बाजार नाम की एक जगह है। बांग्लादेश के अंदर में एक कोक्स बाजार नाम की जगह है, वहाँ पे इनका जो संख्या है वो पाई जाती है। और आप देखिए कि इनके पास अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ये लोग इलीगल जो क्राइम का जो एक्टिविटीज़ हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक्टिविटी है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए लोगों के द्वारा इस तरीके का ही एक्टिविटी किया जाता है। बेसिकली कोक्स बाजार के अंदर काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है कि रोहिंग्याज लोग हैं, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, वो वहाँ पे बेसिकली इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कोक्स बाजार के अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ही भाषण चार आइलैंड है। भाषण चार आइलैंड बनाया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके द्वारा वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको बेसिकली सेटल किया गया है। उनके जो कैंप्स हैं वो बनाए गए हैं। अलग से एक आइलैंड है भाषण चार आइलैंड। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका होमवर्क है बेसिकली। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही, जब कोक्स बाजार का इलीगल जो ट्रैफिकिंग का न्यूज़ आया था उस समय में। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया एक मिशन के अंदर में, एक ऑपरेशन के अंदर में। सपोज कीजिए ऑपरेशन संप्रीति है, ऑपरेशन पवन है, या कौन सा ऑपरेशन है जिसके अंदर में फंड है वो प्रोवाइड किए गए हैं।
कि यहाँ पे जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज उनको बेटर यहाँ पे जो लाइवलीहुड है, बेटर उनके जो कैंप्स के अंदर जो सिचुएशन है उनको प्रोवाइड किया जा सके, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को, रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर में मनी है, जो फंड है वो प्रोवाइड किया गया था बांग्लादेश गवर्नमेंट को, जिससे कि उनके द्वारा बेटर लाइवलीहुड का जो अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए वहाँ पे क्रिएट की जाए। तो कौन सा वो ऑपरेशन है? क्या ऑपरेशन संप्रीति है, ऑपरेशन फ्रेंडशिप है, ऑपरेशन विजय है? उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रोहिंग्याज के बारे में है। आपको यहाँ पे हमारे मानसून के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि अराकन हिल्स का एरिया है, हमारे जो मानसून विंड्स है उनको डिफ्लेक्शन के अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो म्यांमार का जो एरिया है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रेजेंट समय में तो आप देखिए कि जब 2021 के समय में म्यांमार के अंदर में बेसिकली वहाँ पे जो आर्मी के द्वारा जो कूप किया गया था, आर्मी के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था, तो वहाँ पे जो लोकल एथेनिक ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा अपना जो खुद का अलग अलग जो एथेनिक आर्मी है उनको क्रिएट किया गया है, और आर्मी को भी वहाँ पे डिफीट किया गया है कुछ एरियाज के अंदर में, जिसके अंदर शान स्टेट है, चिन स्टेट है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रोहिंग्याज के बारे में था, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के बारे में। आप देखिए कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इंडिया की विजिट के लिए आए थे, 6th ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है जो रिपब्लिक डे परेड के जो गेस्ट हैं उसके रूप में इंडिया में इन्वाइट किए गए, क्योंकि वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मना कर दिया गया। एक तो वहाँ पे इलेक्शन ईयर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, एक आप देखिए कि उनके कांग्रेस का जो सेशन है वो देखने के लिए मिलता है, तो उस समय में प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। क्या हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है कि स्टूडेंट? तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे पार्लियामेंट को आफ्टर द इलेक्शन के बाद में नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में न्यू पीएम है वो पावर के अंदर में आए हैं, तो उस समय में जो पहला जो सेशन होगा, फर्स्ट सेशन आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट या इलेक्शन के बाद में जो नया फर्स्ट सेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। और हर एक साल जो पहला सेशन होता है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है, जिसको कि हम प्रेसिडेंट एड्रेस के रूप से जानते हैं, और इसको गवर्नमेंट के द्वारा पास करवाया जाता है। उसके ऊपर डिस्कशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जब जनवरी के अंदर जो 31 जनवरी के दिन में या 30 जनवरी के दिन जब प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा, तो आप देखिए कि हर एक साल का जो फर्स्ट डे है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा मना कर दिया गया था, उसके बाद में फ्रेंच के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स को और डिस्कस किया गया है कि इंडिया को द्वारा बेसिकली फ्रेंच के तो काफ़ी सारे प्रेसिडेंट है उनको बुलाया है, इंडिया का फ्रेंच का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। उसके बजाय इंडिया के द्वारा जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहिए था। एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, बेसिकली एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्चुअल चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के द्वारा क्या साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिकल हेड हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए था यहाँ पे रिपब्लिक डे के इस फंक्शन के चीफ गेस्ट के रूप में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि 2023 के समय ही एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया कि 2047 तक जब इंडिया के बेसिकली वहाँ पे इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसके वहाँ पे 50 ईयर्स वो कंप्लीट होंगे। तो 50 ईयर्स का जो पार्टनरशिप है उसको होरिजन 2047 का नाम दिया गया है। एक रिलेशनशिप का जो रोड मैप है उसको वहाँ पे प्रिपेयर किया गया कि जॉइंट प्रोडक्शन किया जाएगा, मिलिट्री के हार्डवेयर्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उन सभी के अंदर में न्यू परचेज यहाँ पे एग्रीमेंट डील है उनको साइन किया जाएगा, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे यहाँ पे सबमरीन हो, इन सभी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के इस विजिट के बारे में, इमानुअल मैक्रन जो विजिट के लिए आए तो जयपुर के अंदर में उनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया था फर्स्ट डे के अंदर में। उसी समय में इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया था, जिसके अंदर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है जिसके अंदर कोऑपरेशन किया जाएगा डिजाइन के सेक्टर में, को डिजाइन है, को डेवलपमेंट का सेक्टर है, को प्रोडक्शन है, वो देखने के लिए मिला है। डिफेंस के जो हार्डवेयर्स हैं उनको भी प्रिपेयर किया जाएगा वहाँ पे। तो क्या देखने के लिए मिला? डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है जिसको यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। तो आपको यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है जिसको यहाँ पे प्रिपेयर किया गया। इफ स्पेस और डिफेंस के अंदर भी जो पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया। बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस एक एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया गया है टाटा के द्वारा, और टाटा और एयरबस का एक एग्रीमेंट है वो साइन में आया है।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। रिसेंट जो डेवलपमेंट्स आई हैं इन सभी को हमने जो 26 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है, 27 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए किसी भी एक हेड ऑफ द स्टेट के पॉलिटिकल विजिट के समय में जो न्यू डेवलपमेंट है वो सामने आए हैं उनके बारे में। फ्रेंच ही वो कंट्री है स्टूडेंट्स, अब हमारे द्वारा पोखरण के अंदर में जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको किया गया था 1998 के समय में। उस 1998 के टेस्ट के बाद में फर्स्ट फ्रांस वो कंट्री है जिसके द्वारा इंडिया के साथ में रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि यहाँ पे जो जैतपुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन है वो सामने नहीं आया, क्योंकि न्यूक्लियर लाइबिलिटी एग्रीमेंट है जिसको 2009 के समय में इंडिया और फ्रांस के द्वारा साइन किया गया था, बट अभी उसके रिगार्डिंग में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट के परस्पेक्टिव से कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी डिस्कशन है वो सामने नहीं आया इस विजिट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2024 के परस्पेक्टिव से, हमारे जो फॉर्मर एनएसए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में एनएसए हुआ करते थे, एम के नारायण सर हैं। तो 2024 का जो ईयर है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड के अंदर में किस तरीके का जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, किस तरीके के यहाँ पे जो बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है कंट्रीज के अंदर में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर में, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे यूक्रेन के बारे में कहा गया है कि रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो कंटिन्यूस है लास्ट 2 ईयर से। रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे कंटिन्यूस सिचुएशन के अंदर में है। आप देखिए इस कन्फ्लिक्ट को रोका नहीं जा सकता रसिया के द्वारा भी। रसिया अगर यहाँ पे विड्रॉ करता है इस कन्फ्लिक्ट से तो रसिया का जो यहाँ पे डिफीट है वो मान लिया जाएगा और वेस्टर्न पावर्स का जो विनिंग है उसको यहाँ पे बेसिकली प्रेज किया जाएगा। तो इस वजह से रसिया यहाँ पे बैक नहीं कर रहा है इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा बैक किया जाता है इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में, यूक्रेन अगर यहाँ पे बैक करता है तो यहाँ पे जो यूरोप का जो पॉलिटिक्स है वो अल्टर होगा और चेंज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नाटो प्लस एक्सटेंडेड जो पावर्स का जो रोल है उसका भी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा इस यूक्रेन के विड्रॉल के समय में। तो बेसिकली रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे एम के नारायण सर के द्वारा डिस्कस किया गया है वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 2023 का लास्ट के समय में वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर में एक नया जो कन्फ्लिक्ट है वो इमर्ज हुआ है, स्पेशली इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट गाजा स्ट्रिप के अंदर जो देखने के लिए मिला है। तो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट इनिशियल स्टार्ट हुआ अक्टूबर के समय में, बाद में आप देखिए कि ईरान की जो बैक करने वाले जितने भी यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग एरियाज के अंदर में जो अटैक है वो किया गया है, जैसे कि होती रिबेलियंस के द्वारा, ईरान के द्वारा खुद के द्वारा इराक का जो वहाँ पे जो कुर्दिश ऑटोनोमस रीजन है उसके इरबिल टाउन के अंदर अटैक किया गया है, पाकिस्तान के अंदर उनके द्वारा अटैक किया गया क्योंकि ईरान का जो करमन नाम का जो सिटी है वहाँ पे अटैक होने के बाद में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कि अलग अलग एरियाज के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। एक तो रसिया यूक्रेन क्राइसिस है वो कंटिन्यूस है, वेस्ट एशिया के अंदर में इजराइल और हमास का जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट हुआ उसको इनके द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन है वो कम्प्लीटली सेफ है, क्या वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में। तो इंडो पैसिफिक अगर हम रीजन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडो पैसिफिक के अंदर भी वहाँ पे इंडिया और चाइना के जो टेंशंस हैं वो कंटिन्यूस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट जो ताइवान, और इसके अलावा आप देखिए कि जो एंटी चाइना का जो सेंटीमेंट्स है ताइवान और एंटी चाइना के जो सेंटीमेंट्स है वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और चाइना और फिलीपाइंस का भी यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के क्लेम के रिगार्डिंग में वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इसके अलावा इन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया कि 2024 का जो कमेंसमेंट है वो किस तरीके से हुआ है इंडिया के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि लास्ट 2 ईयर से इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज हैं कंटिन्यूस यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर में है लास्ट 2 ईयर से। तो इंडिया और चाइना के यहाँ पे हम बात करें तो बॉर्डर इश्यूज के बारे में बात किया गया। इंडिया प्रेजेंट समय में जो चाइना का वोल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी है उसको फेस कर रहा है, जैसे कि मालदीव के थ्रू में। और इसके अलावा इंडिया के कुछ इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2024 बेसिकली इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं हेट के, वायलेंस के, कम्युनल वायलेंस के, यहाँ पे जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसके रूप से देखा जाता है। तो हो सकता है कि 2024 के समय में काफ़ी सारे जो कम्युनल टेंशंस हैं इलेक्शन ईयर होने की वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो मणिपुर स्टेट है उसमें ऑलरेडी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन के अंदर में है।
तो उन्हीं सब इंटरनल इश्यूज के बारे में इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, रसिया, यूक्रेन हो, वेस्ट एशिया हो, इंडो पैसिफिक का रीजन हो, उन सभी के बारे में इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि 2024 का जो कमेंसमेंट है वो फिर से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के रिगार्डिंग में है, उसका कोई भी सॉल्यूशन है वो सामने नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में है, यहाँ पर डिस्कस किया गया। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के द्वारा जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया, जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया है इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा बेसिकली वहाँ पे कोई भी जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है वो ना किया जाए, यहाँ पे रेदर देन किसी सीज फायर के एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से जीनोसाइड को यहाँ पे प्रिवेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट कल ही हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके रिगार्डिंग में जो एलिगेशन है वो लगाए गए थे कि रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व थे वहाँ पे 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल का जो एरिया है वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि आपको ये सब चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, हेग के अंदर ये सिचुएटेड है। यूएन का एकमात्र ऐसा 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में इंस्टीट्यूशन है जो आउटसाइड द आपको न्यूयॉर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार का जो डिसकंटेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि म्यांमार के अंदर में फरवरी के समय में 3 इयर्स का जो समय है वो होगा, वहाँ पे आर्मी के द्वारा जो कूप है वो किया गया था, वहाँ पे आन सान सुकी का जो गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर हुआ करता था, और आन सान सुकी की गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे टॉपल डाउन करते हुए आर्मी के द्वारा जो पावर है अपने हैंड के अंदर में लिया गया। आप देखिए कि वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा भी वहाँ पे जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है। उनके द्वारा बेसिकली एक पीपल्स का जो डेलीगेशन फोर्स है, पीपल्स का जो यहाँ पे डिफेंस फोर्स है उसको क्रिएट किया गया है। आर्म्ड अपराइजिंग वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। पीपल्स का एथेनिक डिफरेंट जो एथेनिक ग्रुप्स हैं जिसके अंदर एक आपको बमार नाम का जो एथेनिक ग्रुप है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि बमार नाम का जो एथेनिक ग्रुप है, यहाँ पे जो एमपीज का बेसिकली एक अलायंस क्रिएट हुआ है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अर्लियर समय में जो नेशनल यूनिटी जो गवर्नमेंट है उसके जो पार्ट हुआ करते थे। तो आप देखिए उनका जो पीपल्स डिफेंस फोर्स है, आर्म्ड अपराइजिंग है, बमार जो एथनिक ग्रुप्स है उनका यहाँ पे जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनके द्वारा एक नया अलायंस है उसको क्रिएट किया गया है, जिससे कि अक्टूबर के समय में हमने रीड किया कि जो सान स्टेट है वहाँ पे आर्मी को बेसिकली डिफीट किया गया है। वहाँ पे जो आर्मी का जो डिफेंस फोर्सेज का जो फोर्स हुआ करता था उसको डिफीट किया गया। अब ये जो सान स्टेट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कालधन प्रोजेक्ट आपने रीड किया होगा, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से हमने बेसिकली सितवे पोर्ट के थ्रू में जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश किया था, जिसको कि हम कालधन के नाम से जानते हैं। कालधन जो मल्टीपर्पज एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। तो कालधन का जो एरिया है जहाँ पे प्लेटवा जो टाउन है, प्लेटवा टाउन के रीजन के अंदर में प्लेटवा टाउन का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि अराकन आर्मी को डिफीट किया गया है उस सान स्टेट के अंदर में, वहाँ पे लोकल जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के ग्रुप के द्वारा। अब आर्मी का जो डिफीट है वो क्यों यहाँ पे देखने के लिए मिला, अभी एक प्लेन है उसको भी वहाँ पे डाउन किया गया था, शॉट किया गया था प्लेन को, म्यांमार का प्लेन है इंडिया के अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में। एक तो देखिए कि बमार जो हाई एक एथेनिक ग्रुप है, बमार जो एथेनिक ग्रुप है उसके जो पर्सन है उनका खुद का सिविल डिसोबिएंट वहाँ पे रनिंग फेज के अंदर में है। न्यू रिक्रूटमेंट ना किए जाना आर्मी की वजह से, आसियान का यहाँ पे जो नया रिप्रेजेंटेशन ना देना, म्यांमार के जो गवर्नमेंट है, आसियान का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, आसियान जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है उसके अंदर म्यांमार भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि म्यांमार का जो यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज के जो हेड है उनको एंट्री नहीं दिया गया था, वहाँ पे उनके द्वारा कहा गया था कि डेमोक्रेसी को वहाँ पे आप रिस्टोर कीजिए। चीन स्टेट के अंदर में जिस तरीके से, और चाइना का भी कुछ इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है म्यांमार के अंदर में। तो सान एंड चीन स्टेट के वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली कंट्रोल किया गया है, वहाँ पे जो लोकल जो लोगों के जो रेजिस्टेंस के थ्रू में वहाँ की डिफेंस फोर्सेज को डिफीट किया गया है अलग अलग एरियाज के अंदर में। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए क्या है, आपको बेसिकली जो मैकोन गंगा एक ग्रुप है उसके बारे में आपको बताना है। मैकोन गंगा जो ग्रुप है उसके बारे में आपको बताना है। टोटल 6 कंट्रीज इसका पार्ट है, तो कौन कौन से 6 कंट्री हैं जो इसका पार्ट है। इसके अंदर इंडिया भी इसका पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। इंडिया है, म्यांमार है, क्या यहाँ पे थाईलैंड है या नहीं है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है या नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे थाईलैंड के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है म्यांमार,
उसके बारे में भी बताया गया है। थाईलैंड का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। कंटिन्यूस जो डिसकंटेंट है म्यांमार के अंदर में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से बताए। तो म्यांमार के एक तो बमार का एथनिक कम्युनिटी के बारे में आपको पता लगा, आपको यहाँ पे कालदन प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा। तो आपको बताना है, होमवर्क है आपका, मकोन गंगा जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में जो ग्रुप है जिसके अंदर 6 कंट्रीज हैं, कौन कौन से हैं। चाइना नहीं है, याद रखना स्टूडेंट, चाइना उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर भी बेसिकली ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं बट फ्लो वहाँ पे नहीं किया करती हैं। इसके अलावा म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि एक रिवर है, इरावडी रिवर है, उसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो इरावडी रिवर उनका इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से बेसिकली जो वुड का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस इंडस्ट्री है म्यांमार के अंदर में। तो उसका एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है। इरावडी डॉल्फिन है वो भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एमजी नरेगाज के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, कि आधार बेस पेमेंट सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आधार बेस पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा महात्मा गांधी जो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर में। तो आपको सबसे पहले तो पेमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको देखने के लिए मिलता है अकाउंट कॉन्सेप्ट, अकाउंट के थ्रू में आपको अकाउंट नंबर आपको देना होगा। आपके उन अकाउंट नंबर्स के अंदर में जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। आपका जो ब्रांच का जो IFSC कोड है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के द्वारा ये नंबर्स आपको सजेस्ट करने होते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। अब आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर में किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले आपको अपना जो आधार है उसको, आपका जो मनरेगा का MG नरेगा का जो जॉब कार्ड बनता है, आपका MG नरेगा का जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड को आपको आधार के साथ में लिंक कराना होगा। आधार के साथ में लिंक कराने के बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बेसिकली आधार को अकाउंट के साथ में लिंक कराना होगा। आधार और अकाउंट का एक डाटाबेस है वो क्रिएट होगा जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उसी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी ये है कि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर में आधार के अंदर में जो डाटा दिया गया है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आधार के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि बेसिकली MG नरेगा के अंदर कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास में कोई जॉब नहीं है, तो उनके आपको देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। किसी का कोई निकनेम है हाउस के अंदर में तो उसको अलग अलग नाम से, 3 अलग अलग अकाउंट्स होंगे, 3 अलग अलग अकाउंट्स के अंदर में अलग अलग नेम से आपको देखने के लिए मिलेंगे, या 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे तो किसी में उसका नाम A होगा, किसी में B होगा, किसी में C होगा। लक्ष्मी अगर नाम है किसी पर्सन का तो किसी में लक्ष्मी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो एरर्स हैं, नेम के अंदर एरर्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वजह से जॉब कार्ड के अंदर में, आधार के अंदर में, बैंक अकाउंट के अंदर में, तीनों के अंदर सेम होना प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर इस तरीके से जो डिले होगा, इनकम के अंदर डिले होगा, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनका यहाँ पे जो मनी है वो टाइमली नहीं पहुँच पाएगा, कोई उनको काम नहीं मिलेगा। नो जॉब नो वेज और डिले इन द वर्क, डिले इन द मनी का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ डिलीटेशन ऑफ जॉब कार्ड्स का वो प्रोसेस है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट का जो सेशन है उसके दौरान में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कहा गया था कि जो जॉब कार्ड्स का जो डिलीशन प्रोसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। काफ़ी सारे जो जॉब कार्ड्स हैं उनको डिलीट किया गया है। तो उसी के परस्पेक्टिव से बताया गया है कि आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है हमारे रूरल एरिया के परस्पेक्टिव से इलिटरेसी की वजह से, पुअर्टी की वजह से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कि इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। हर एक एरिया के अंदर में, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर में उनका जो स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ है, सब वहाँ पे सिमिलर मिले, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसी वजह से यहाँ पे जॉब कार्ड्स का जो डिलीशन है वो ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला है, उसके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में है, तो आपको इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले जो जनवरी का जो मंथ है उसके बारे में भी डिस्कस किया था सर्वाइकल कैंसर के बारे में, कि जनवरी का जो मंथ है उसको सर्वाइकल कैंसर का जो बेसिकली मंथ है उसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग में जाना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्कस करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है सर्वाइकल कैंसर। वुमेन्स का जो सर्विक्स का जो एरिया है वहाँ पे ये डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स के रिगार्डिंग में। इसके रिगार्डिंग में एक वैक्सीन भी है, इसके रिगार्डिंग में एक वायरस है स्टूडेंट्स। वैक्सीन के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, उसी के बारे में आप देखिए कि
HPV नाम का एक वैक्सीन है जो आपको देखने के लिए मिलता है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसको कि ह्यूमन पिपिलोमो वायरस वैक्सीन के वायरस की वजह से हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे जो इसका इमरजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में आप देखिए कि ये वहाँ पे जो कैंसर है वो लीड नहीं कर पाता है, उसका जो हाई रिस्क है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग में WHO का काफ़ी सारा स्ट्रेटजी है, WHO का काफ़ी सारा स्ट्रेटजी है। ये वायरस के बेस से ये जो कैंसर है वो देखने के लिए मिलता है वुमेन्स के अंदर में। तो उसका जो यहाँ पे सर्विलेंस को कैरी आउट किया गया, इंडिया के अंदर 1% वुमेन्स है जिनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। ब्रिक्स के कंट्रीज के अंदर ये जो नंबर है वो काफ़ी हायर है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया के परस्पेक्टिव से, तो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भी जो नंबर है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर भी बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, हमारे जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको इसका जो संख्या है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, उन एरियाज़ के अंदर में यहाँ पे जो सर्वाइकल कैंसर है वो पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है उसके परस्पेक्टिव से इसकी वैक्सीन के बारे में आप जरूर से रीड करना। आप देखिए कि 2006 के समय जब इस वैक्सीन का जो रोल आउट किया गया था वैक्सीन को, तो बेसिकली कुछ वुमेन्स का वहाँ पे कुछ जो गर्ल्स हैं उनका डेथ हुआ था। वहाँ पे ऐसे न्यूज़ भी सामने आया था कि 14 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में मेंशन किया गया है इसके बारे में, 14 जनवरी के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो डेथ की न्यूज़ है वो भी सामने आई थी, और डेथ की न्यूज़ सामने आने के बाद में काफ़ी सारा इसका जो वैक्सीन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं किया गया। वहाँ पे कुछ एलिगेशंस इस तरीके भी देखने के लिए मिले थे, जिस कंपनी के द्वारा उस वैक्सीन को वहाँ पे रोल आउट किया गया है उस कंपनी का बेसिकली मोर प्रॉफिट एकमात्र ऐसा कंपनी होने की वजह से, ऐसे कुछ एलिगेशंस है जो देखने के लिए मिले थे। और इंडिया आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट है, टू मच पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से कुछ स्पेक्टिकल वहाँ पे इमर्ज हुए थे उसी 2006 के एरा के समय में। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जो एजेंसी है उनके द्वारा बताया गया है कि उनका बेसिकली जो मून का जो मिशन है वो वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड हुआ है। आप देखिए कि चंद्रयान 3 का जो रोल है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था कि चंद्रयान 3 के वजह से यहाँ पे बेटर वे में जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द एसिड रेन के बारे में है। तो एसिड रेन बेसिकली प्रोसेस क्या है? एसिड रेन एक प्रोसेस है कि जो रेन है वो बेसिकली एसिडिक है उसके नेचर के अंदर में। एसिडिक आपको अगर हम बात करें जो फोशियल फ्यूल्स हैं उनके अंदर में आपको सल्फर है, सल्फर का जो कंबशन है उसके एमिशन है, सल्फर डाइऑक्साइड वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जब ये इंजन के अंदर में जाती हैं, इंजन के अंदर में जब इनको यूज किया जाता है इन फोशियल फ्यूल्स को, जब इनका वहाँ पे एमिशन होता है तो नाइट्रोजन की वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से अलग अलग जो केमिकल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। और आप देखिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बेसिकली एयर के अंदर में पहुँचती हैं, वहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन के साथ में ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्रिएट होगा स्टूडेंट सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड क्या है? H2SO4 है, H2SO4 है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 है। ये सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में वापस अर्थ के लिए पहुँचती हैं, चाहे वो एसिड रेन का प्रोसेस हो, एसिड स्नो का प्रोसेस हो, या एसिड फोक का प्रोसेस हो, उसके थ्रू ये वापस पहुंचती हैं पृथ्वी के ऊपर में, और काफ़ी कुछ आपको एक्सट्रीम एक्टिविटी हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इवन कुछ जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी इनके द्वारा इस यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। फॉरेस्ट के ऊपर भी आपको जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर में आपको इसका इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो एसिडिक रेन है उसका जो टिपिकल पीएच है वो किसके अराउंड होगा, काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हो सकता है 4.2 से लेकर 4.4 के आसपास जो एसिडिक रेन का जो पीएच है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या इस प्रोसेस को रोका जा सकता है? तो आप देखिए कि जो कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको डीसल्फराइजेशन करने का एक प्रोसेस है जिसको कि हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस के रूप से जानते हैं। और भी काफ़ी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके बारे में बताया गया है कि जिससे कि एसिड रेन को यहाँ पे जो सल्फ्रिक और नाइट्रिक एसिड है उनका बेसिकली एमिशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग चाइना के द्वारा अपना जो एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया अफ्रीका के कंट्रीज के साथ में अपने जो रिलेशंस है उनको इस्टेब्लिश करने के पर्सपेक्टिव से, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है, टोगो है, वहाँ की विजिट के लिए गए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि 2023 के अगस्त के समय में, 2023 का जो अगस्त है उस समय में चाइना अफ्रीका जो लीडर्स के जो डायलॉग समिट है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर में
जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। जोहान्सबर्ग के बारे में आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट में लिटिल बिट इंटरेस्ट हो, क्योंकि अफ्रीका के अंदर 3-4 प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पे क्रिकेट के जो मैचेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जोहान्सबर्ग है, डरबन है। जोहान्सबर्ग वाटर की वजह से भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे वाटर का भी जो क्राइसिस है वो काफ़ी बार। आप देखिए कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो बेसिकली अफ्रीका के अंदर में जो गोल्ड है उसकी माइंस पाई जाती हैं, क्या वो जोहान्सबर्ग के अंदर हैं या डरबन के एरिया के अंदर हैं या प्रिटोरिया के एरिया के अंदर हैं, कहाँ पे जो ये बेसिकली गोल्ड का जो माइंस है वो पाया जाता है, उसके बारे में आप एक बार गूगल करके ज़रूर से देखना। तो 2023 के समय में चाइना अफ्रीका के लीडर्स का एक डायलॉग समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर में। फिर आप देखिए कि 2024 के अंदर में जो चाइना अफ्रीका फोरम है उसका मीटिंग होने वाला है। 2024 के अंदर में चाइना और अफ्रीका का जो फोरम है उसका मीटिंग होने वाला है, जिसको कि 2000 के समय में फॉर्म किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस विजिट के दौरान में चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इजिप्ट को विजिट किया जाएगा। इजिप्ट के अलावा आप देखिए कि टूनीशिया के लिए भी जाएंगे, टोगो के लिए भी जाएंगे, और आइवरी की जो कोस्ट का एरिया है वहाँ पे भी वो विजिट करेंगे। इजिप्ट के अंदर में इनके द्वारा जो राफा बॉर्डर का एरिया है वो आपको पता होना चाहिए कि हम जब गाजा स्ट्रिप के बारे में रीड करते हैं, ये देखिए कि इजराइल है, यहाँ पे आपको हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए इसका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे इजिप्ट का जो बेसिकली सनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है उसके साथ में एरिया शेयर करता है, इसको हम राफा बॉर्डर की वजह से जानते हैं। तो ये रफा बॉर्डर है, रफा बॉर्डर को बेसिकली यहाँ पे जो इजिप्ट का फोर्सेज है उनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो रफा बॉर्डर के लिए विजिट करेंगे, इनके द्वारा कंप्लीटली जो सीज फायर है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ये इनका एक यहाँ पे कोशिश रहेगा चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका। आप देखिए कि 1999 के समय में 1999 के समय में चाइना की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा गो आउट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि आपको बाहर जाना है। गो आउट जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया चाइना और अफ्रीका के द्वारा। उसका मेन पर्पज क्या था कि यहाँ पे आपको अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में बेसिकली आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे अपना जो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करना है। 2000 के समय फोरम है उसको क्रिएट किया गया, चाइना अफ्रीका फोरम है जिसका 2024 के अंदर मीटिंग होगा। 2000 के समय उसको क्रिएट किया गया था। 2013 के समय जब चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय में 53 जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो 53 कंट्रीज हैं उनके द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको साइन किया गया था। आप देखिए कि चाइना का जो 1/4 रॉ मटेरियल है वो आपको अफ्रीका से देखने के लिए मिलता है। चाइना का यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल जो बेस है डिफेंस फोर्सेज का वो आपको जिबूती के अंदर देखने के लिए मिलता है, कि चाइना के द्वारा जिबूती के अंदर अपना इंटरनेशनल बेस है उसको इस्टेब्लिश किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसके अंदर 90% जो कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, इसके अलावा कोल्टन है, ये सब आपको 90% का जो प्रोडक्शन है वो आपको अफ्रीका के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसके अंदर जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसका रिफाइनरी भी उनके द्वारा वहाँ पे लगाया गया है रेयर अर्थ मटेरियल के रिगार्डिंग में। तो उनके द्वारा उसी एरिया से बेसिकली उसका जो उसको एक्सट्रैक्ट है वो किया जाता है चाइना के द्वारा। लार्जेस्ट ब्लॉक है अफ्रीकन कंट्रीज, एक लार्जेस्ट ब्लॉक है साउथ चाइना का। अगर यहाँ पे कोई भी इश्यू होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में तो इन अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा चाइना को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। आप देखिए कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाइना के जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेसिकली जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से उनको बेटर यहाँ पे मार्केट अवेलेबल होगा अफ्रीकन कंट्रीज। उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि चाइना का जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है कि जो भी कंट्री इससे लोन लेगा उसको अपना कोई ना कोई एरिया है वो सबमिट ही करना होता है चाइना को एग्रीमेंट के थ्रू में, क्योंकि आप देखिए कि इनका डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइना और अफ्रीका का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के अंदर में क्या जो आपका जो सोशल मीडिया कंपनी है क्या उसके द्वारा इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है, उसको नहीं रीड किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स रीड तो नहीं किया जाएगा आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन, जो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है, बट इनके द्वारा समहाउ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इस एंड टू एंड एनक्रिप्शन से भी, और उसको बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ में शेयर किया जा सकता है। जैसे कि
यूएस के अंदर में 2013 के समय में एडवर्ड स्नोडाउन का एक कॉन्सेप्ट सामने आया था कि उसके अंदर बताया गया था कि कैसे यूएस का जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा इन सोशल मीडिया कंपनीज से जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है इस तरीके से एंड टू एंड एनक्रिप्शन के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में है, इंफॉर्मेशन सिक्योर है या नहीं है उसके पर्सपेक्टिव से। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो डी रिजर्व करने का जो कॉन्सेप्ट था, आप देखिए कोई यहाँ पे वैकेंसी आए, वैकेंसी के अंदर कुछ सीट्स हम रिजर्व हैं, उनको डी रिजर्व कर दिया जाएगा, ऐसा एक प्रपोजल रखा गया था। उसका प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। प्रोटेस्ट के बाद में कहा गया है कि डी रिजर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आएगा, ये प्रपोजल फेज के अंदर में है। बांग्लादेश के गवर्नर के द्वारा कहा गया है कि उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो इन्होंने अपने इलेक्शन प्रोसेस को फेयर बताया है कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस को इंडिया के द्वारा एंडोर्स किया गया है, कम्प्लीटली फेयर है। अपोजिशन पार्टीज अगर पार्टिसिपेट नहीं की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कम्प्लीटली हमारे द्वारा हाईजैक किया गया हो या फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन से वो कंडक्ट ना हुआ हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात किया गया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इन्फ्लुएंस वाला एरिया है हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उन एरियाज़ के अंदर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो लोकसभा सीट्स हैं उनको वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, बट हमको तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 2006 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया ग्राम सभा को, बेसिकली वहाँ पे जो ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है उसको हाईएस्ट पॉलिटिकल जो पावर है वो दे दिया गया कि ग्राम सभा के द्वारा ही कंसेंट के बेसिस पे जो डिसीजंस है वो लेने होंगे। किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर कन्वर्ट करना है तो उस समय के बारे में है। तो आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कितने ईयर्स का क्लेम होना चाहिए आपका उस ज़मीन के ऊपर में, आप देखिए कि 75 ईयर्स का मिनिमम आपका क्लेम होना चाहिए जब भी आपको वो ज़मीन है फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू में उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, बट आपको तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द जस्टिस सिस्टम के बारे में है। आप देखिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे पीएम सर के द्वारा, अब जुबली ईयर है उसको सेलिब्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। 10 जनवरी 1950 के समय में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया। तो आप देखिए कि ईज ऑफ जस्टिस है उसको एज ए मीडियम माना गया है। सुप्रीम कोर्ट एज ए मीडियम के रूप में वर्क करता है ईज ऑफ जस्टिस को, हर एक सिटीजन्स को बेसिकली जो जस्टिस है उसको सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसके बारे में यहाँ पे सीजीआई सर के द्वारा डिस्कस किया गया है, पीएम सर के द्वारा कहा गया है कि ईज ऑफ जस्टिस है। तो ये सब यहाँ पे डिस्कशन देखने के लिए मिला जब जुबली ईयर है उसको सेलिब्रेट किया गया है हमारे या जुडिशरी सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। 800 करोड़ के आसपास अप्रूवल किया गया है यहाँ पे बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज अबाउट द इनसेट 3DS के बारे में है। आपको हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट सीजीआई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट वुमेन जस्टिस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैडम फातिमा बीबी हैं जो फर्स्ट वुमेन जस्टिस रही हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। प्रेजेंट समय में कितनी वुमेन्स हैं बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वुमेन सीजीआई हैं तो कब तक हमारे कंट्री के अंदर में हम बेसिकली अभी तक कोई भी वुमेन सीजीआई है वो नहीं बना है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इनसेट 3DS सैटेलाइट सिस्टम के बारे में है। आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारे सीजीआई हैं उनके बारे में आप ज़रूर से बताना क्या उनका जो नाम है एच जे कानिया के नाम से उनको जाना जाता है, क्या वो पर्सन है हमारे फर्स्ट सीजीआई, क्योंकि उनका जो स्पीच है उसके बारे में यहाँ पे जजेस सीजीआई सर के द्वारा मेंशन किया गया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जजेस को अगर विदाउट प्रेशर के फ्रीडम दिया जाए तो कैसे यहाँ पे प्रॉपर वे में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा सकता है जुडिशल सिस्टम के रिगार्डिंग में। बीटिंग रिट्रीट के बारे में है, उसका रिड्रेसल किया गया है, इंडियन ट्यून्स को वहाँ पे बजाया जाएगा, आज ही के दिन इवनिंग के समय देखने के लिए मिलेगा। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा इनसाइड 3D का जो नेक्स्ट सैटेलाइट है उसके रिगार्डिंग में, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जर्मन कंपनीज के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल जो यहाँ पे सबमरीन्स के रिगार्डिंग में प्रोजेक्ट 75I के थ्रू में जो डिस्कशंस है उनको किया गया है कि आने वाले समय में जो सबमरीन्स है जर्मन और इंडिया का यहाँ पे एक एग्रीमेंट है वो साइन हो सके। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर नेचुरोपैथी के रिगार्डिंग में एक हॉस्पिटल है जिसको यहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा। आयुष के अंदर में आपको अलग अलग एरिया देखने के लिए मिलते हैं। आयुष के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे
योगा है, योगा के अलावा यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है। ए से बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, आयुर्वेद है या कोई दूसरा है, तो इसके बारे में आप बताना। आयुष के बारे में आप रीड करना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर एक ईस्टर्न एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, वो ओपन होगा यहाँ पे, नेचुरोपैथी उसी से रिलेटेड। नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से है, मिसाइल के रिगार्डिंग में नहीं है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। चाइना और थाईलैंड के सिटीजन से उनका एग्रीमेंट साइन हुआ, विदाउट वीजा है, वो ट्रेवल कर सकेंगे। आप देखिए चाइना के द्वारा कुछ कंट्रीज को यहाँ पे अलाउ किया गया है, विदाउट वीजा है उसके ट्रेवल के रिगार्डिंग में। ईरान के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी एग्जाम पोर्न के पर्सपेक्टिव से है, चाइल्ड पोर्न के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक्स जो बेसिकली पहले ट्यूटर हुआ करता था, तो बेसिकली इस तरीके से चिल्ड्रंस का जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उन सभी को रोकने के रिगार्डिंग में उनका कोई भी यहाँ पे कंटेंट ना होना चाहिए जिस तरीके का नहीं देखने के लिए मिले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। नेक्स्ट इज अबाउट द यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में है, इसका हेडक्वार्टर के बारे में कल हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछा था, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आप देखिए कि आपको इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस तो करेक्ट होने चाहिए, आपको पढ़ाई करनी होगी काफ़ी अच्छे से। नहीं, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 1948 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब फर्स्ट जो नकबा है, नकबा क्या है, कैटास्ट्रोफिक जो इवेंट देखने के लिए मिलता है पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में, अरेबिक वर्ड है, फर्स्ट नकबा जब वहाँ पे देखने के लिए मिला था तो उसी समय इसको क्रिएट किया गया था। यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो यहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए बेसिकली वर्क करता है। यूएस के ट्रूप्स का वो ऊपर अटैक हुआ जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ है, जॉर्डन बेस के अंदर में। पाकिस्तान के अंदर जो टीयर गैस है उसको यूज किया गया है लोगों को डिस्पर्स करने के पर्सपेक्टिव से। बुर्किना फासो है, माली है, नाइगर है, इनको बेसिकली यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन जो ब्लॉक है, जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है जिसको कि हम इकोवास के रूप से भी जानते हैं, इकोवास के द्वारा इनको यहाँ पे ट्वीट किया गया है इस बेसिकली इस ग्रुप को। 1975 के अंदर ट्रीटी ऑफ लागोस है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। ट्रीटी ऑफ लागोस के थ्रू में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। 15 कंट्रीज इसके मेंबर हुआ करते थे। और नाइजीरिया का जो कैपिटल है अबूजा, वहाँ नाइजीरिया का जो सिटी है अबूजा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली शो किया गया है कि जो मोनालिसा पेंटिंग है उसके ऊपर में बेसिकली एक फूड आइटम है उसको थ्रो किया गया एक्टिविस्ट के द्वारा कि उनको सेफ जो फूड है उसके प्रोटेस्ट के दौरान में फ्रांस के अंदर में बेसिकली ये ग्लास के कवर होने की वजह से उसको कोई भी डैमेज है वो देखने के लिए नहीं मिला। बांग्लादेश के यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से एक पर्सन है जो नोबल ल्यूरेट भी हैं। आप देखिए कि माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग में इनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनको हम मोहम्मद यूनस के रूप से जानते हैं। उनको बेल मिला है कुछ दिन पहले, अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस किए गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इंडिया के द्वारा श्रीलंका के जो फिशरमैन है उनको रेस्क्यू किया गया है, वहाँ पे फिशरमैन से उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर में। और नेपाल और चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट है उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द ही किया जाएगा, उसको यहाँ पे साइन किया गया है। टर्की के अंदर में आप देखिए तुर्कई, उसका नाम चेंज किया गया था 2022 के समय में। वहाँ पे एक पर्सन है उसके ऊपर अटैक हुआ, उसको बताया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द, यहाँ पे फिनलैंड के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है। नाटो का एरा के रिगार्डिंग में कुछ काफ़ी सारी जो न्यूज़ है नाटो और एंड रसिया का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया फिनलैंड के पर्सपेक्टिव से। तो आपको एक बार तो इनका लोकेशन देखना, बुर्किना फासो, माली है, नाइजर है। आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, मेंशन इन द न्यूज़, किस वजह से न्यूज़ के अंदर मेंशन थे, राइट्स की वजह से, कूप की वजह से, वो वहाँ पे कोई सिविल राइट्स का देखने के लिए मिला। तो आप देखिए कूप बेसिकली रीजन है, फ्रेंच की ये टेरिटरीज हुआ करती थी वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में, और फ्रेंच का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रोल है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए इन्फॉर्मेशन को, और आप अच्छे से मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर सफलता मिलेगी आपको। अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है, जो भी आपको पॉइंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे पता लगती है। जैसे एसिड रेन के बारे में तो 4.4 से लेकर 4.4 तक, 4.2 से लेकर 4.4 तक पीएच हुआ करता है। न्यूट्रलिटी कितने पे अचीव होती है स्टूडेंट, 7 के ऊपर में। वाटर यहाँ पे न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेस है, क्या है, इसके बारे में भी आप रीड कर लेना। 1% यहाँ पे वुमेन्स को सर्वाइकल कैंसर है, इसका वैक्सीन कौन सा है तो उसके बारे में रीड, कुछ दिन पहले हमने इसको रीड किया था। वैसे HPV जो वायरस है उसकी वजह से एक्यूज होता है, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी